नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की धरपकड़ जारी है। एटीएस ने 4 और रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है जो म्यांमार से रोहिंग्या को भारत लाते थे। यूपी में हजारों अवैध रोहिंग्या के होने का अनुमान है। हर जिले में, शहर में रोहिंग्याओं को बसाने के पीछे क्या कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? क्या कोई रिफ्यूजी इतनी आसानी से जाली दस्तावेज के आधार पर भारत में बस सकता है? क्या इन घुसपैठियों के सिर पर किसी सियासी आकाओं का हाथ है? ऐसा तो नहीं। 2022 के इलेक्शन में ये अवैध शरणार्थी किसी के लिए वोट बैंक का काम कर सकते हैं। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों को कौन बसा रहा है? ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का ये लेटर है और इनके आइडेंटिटी कार्ड UNHCR की तरफ से है। इन्हें शरणार्थी का दर्जा यहाँ जो हाई कमिश्नर बैठते हैं संयुक्त राष्ट्र के, उन्होंने दिया था। लेकिन सबसे बड़ी गलती इनसे क्या हुई कि 9 अप्रैल 2019 को ये आई कार्ड जारी हुए और इसी साल 2021 में 10 अप्रैल को ये एक्सपायरी हो गए। उससे पहले इन्हें पेश होकर ये रिन्यू कराने थे, लेकिन ये रिन्यू नहीं करा पाए। यूपी में घुसपैठ के पीछे काम कर रहा बहुत बड़ा सिंडिकेट। हाफिज शफीक का एक संगठित गिरोह है जो अनवरत रूप से आपराधिक कृत्यों में लिप्त है तथा लगातार रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भारत में लाकर उनको भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित कर रहा है। क्या यूपी चुनाव में रोहिंग्या वोट डालने वाले हैं? रोहिंग्या नागरिक उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। यूपी एटीएस ने 4 जिन रोहिंग्या को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ में पता चला है कि म्यांमार से तमाम रोहिंग्या को भारत और उत्तर प्रदेश में लाने के लिए कई बड़े गिरोह सक्रिय हैं। 2022 चुनाव से पहले जिस तरह से रोहिंग्याओं की घुसपैठ में जबरदस्त इजाफा हुआ, उससे यही लगता है कि ये घुसपैठिए सियासी साजिश का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड बनवाते हैं तथा उनसे भारी राशि वसूल करके उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में भारत में अवैध रूप से बतौर नागरिक स्थापित करने हेतु मूल्यवान कूट रचित प्रपत्र तैयार कराते हैं। यूपी पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुछ दिन पहले से कई घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जिलों में रोहिंग्याओं के अवैध रूप से रहने और गैर कानूनी कामों में लगे होने के मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में अब तक जो अगर हम संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। अगर हम आज के लोगों को मिला दें तो 15 व्यक्ति हम लोग ने अभी तक इस साल गिरफ्तार किए हैं। रोहिंग्या को म्यांमार से भारत ठेके पर लाने वाले रोहिंग्या के गिरोह सक्रिय नजर आ रहे हैं और अब ये रोहिंग्या महिलाओं की मानव तस्करी में भी शामिल हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल जिले रोहिंग्याओं के लिए बड़े पनाहगार बनते जा रहे हैं। रोहिंग्या महिलाओं की मानव तस्करी में भी लिप्त हैं। इन तमाम खुलासों से यूपी एटीएस के एक तरफ जहां कान खड़े हो गए हैं, वहीं भारतीय सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं और एजेंसियां अब ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई हैं जो इन रोहिंग्या की मदद कर रहे हैं और उन्हें भारत में और उत्तर प्रदेश के शहरों में बसने में मदद कर रही हैं। और वो कौन लोग हैं जो म्यांमार से ठेके पर लोगों को ला रहे हैं, यानी ठेका लेते हैं लोगों को भारत और उत्तर प्रदेश के शहरों में पहुँचाने का और उनसे एक मोटी रकम वसूलते हैं। वीडियो सुबी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। तो रोहिंग्याओं को यहां लाने, बसाने, वैध दस्तावेज बनाने का एक सिंडिकेट काम कर रहा है। ये सिंडिकेट तो यहां तक काम कर रहा है कि अवैध तरीके से दूसरे देशों में भी 3 महिलाओं को भेजे जाने की सूचना यूपी एटीएस को मिली है, जिस पर लगातार पड़ताल जारी है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए एमसी द्विवेदी, पूर्व डीजीपी यूपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। ओपी मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं हमारे साथ। सैफ खान, नेता कांग्रेस के मौजूद हैं। एडवोकेट कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तमाम मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल कपिश जी, एक के बाद एक एक्शन तो लिया जा रहा है, रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि
ये संख्या जो दिखाई दे रही है, जो अनुमान है, उससे कहीं ज्यादा ये संख्या हो सकती है रोहिंग्याओं की। और एक स्टैब्लिश्ड सिंडिकेट काम कर रहा है जो रोहिंग्याओं को यहां तक लाने में, वैध दस्तावेज बनाने में मदद कर रहा है। इन सब के पीछे विपक्ष को कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? देखिए कुंदन भाई, इसके यहां बसाने के पीछे कौन लोग हैं, ये तो स्पेसिफिक रूप से सरकार और उसकी एजेंसीज जो मुकदमे दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और उस पर जो कार्रवाई और उस पर जो निर्णय आएगा तब पता चलेगा कि कौन कर रहे थे। लेकिन कुंदन भाई, एक बात स्पष्ट है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा फेल्योर है इस सरकार के अंदर कि घुसपैठिए चले आ रहे हैं और केंद्र सरकार और हमारी बॉर्डर फोर्सेस को क्यों नहीं लगा पा रही। आखिर क्यों केंद्र सरकार यहां तक आने का अवसर दे रही? अगर इन्हें बॉर्डर पे ही रोक लिया जाए, क्या हमारा इंटेलिजेंस वर्क नहीं कर रहा? अब बात इस चीज की हो जाएगी कि अगर हम प्रश्न कर दिए तो आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आपको सेना पर भरोसा नहीं। लेकिन चक्कर ये, जब बॉर्डर से क्रॉस करके लोग ले आ रहे हैं, चाहे कोई लाए, देखिए ये वो लोग बसा रहे हैं जो उनकी की शासन और प्रशासन में हनक है और वो कमीशन खोर लोग हैं जो अपने भी खा रहे हैं और शासन और प्रशासन को भी खिला रहे हैं और यहाँ ले जा करके बसा रहे हैं। वो तो अपना धंधा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं बार बार रोहिंग्या मुसलमानों पे और अन्य हमारे जो भी शरणार्थी हैं उनके विषय पे मैंने बात कही है कि केंद्र सरकार इस बात की परिभाषा तो एक विधेयक से तय कर दे कि शरणार्थी कौन है और घुसपैठिए कौन है। क्योंकि आज तक आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना ही करते चले आए, आपने सारे रोहिंग्याओं को वापस क्यों नहीं किया अब तक? तो ये प्रश्न उठता है लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का, ये प्रश्न उठता है सरकार के कार्रवाई पर कि सरकार फेल साबित हो रही। सैफ खान साहब, आपको भी लगता है कि सरकार हर स्तर पर फेल हुई है? रोहिंग्या को पकड़ा तो जा रहा है, यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव है रोहिंग्याओं को धरपकड़ करने के लिए, इस पूरे नेक्सस को खंगालने के लिए। लेकिन रोहिंग्या किस तौर पर यहाँ पर आ जा रहे हैं, किस तरीके से कागजात बना पाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या इसके पीछे फेल्योर है शासन का? देखिए, रोहिंग्यास की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हमारे देश में पहले से ये दिक्कत रही है कि रोहिंग्यास जो है हमारे देश में आते रहे हैं। और मैं अभी रिसेंटली एक डेटा जो है अगर आपके साथ शेयर करूं, जो प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसकी में बताया गया 2015 से इन 4 साल में जो है 10,500 से उठ के 40,000 रोहिंग्यास जो हैं 2019 तक जो है हमारे देश में आ चुके। अब दिक्कत ये है कि रोहिंग्यास की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं या दर्शकों के सामने इस वक्त रोहिंग्यास की सैफ खान, ये जो आपने आंकड़े दिए, जो मलेशिया भी शिपों में, बोटों में, सैफ खान साहब मैं आपको रोक रहा हूं, और ये आपने जो आंकड़े दिए इसमें स्पेसिफिकली ये भी बताना होगा कि ये क्या अवैध तरीके से भारत आए वो डेटा है या फिर UNHRC ने जो दस्तावेज देते हैं आधिकारिक तौर पर किसी देश में जाने के लिए, उसके साथ ये डेटा है? जरा स्पेसिफिकली बता दीजिए दर्शकों को तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये प्लानिंग टू डिपोर्ट रोहिंग्यास फ्रॉम इंडिया, ये वो डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में किरण मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू ने जो है जब सामने रखी थी बातें, उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू मीडिया ये जो रिपोर्ट जो है जनरेट जो की गई है, ये वो डेटा है जो एस्टिमेट किया गया है इस वक्त, ये वो हम ये बता रहे हैं। और हम रोहिंग्यास के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो मलेशिया से भी, इंडोनेशिया से भी पानी में शिपों में भर के जो है उनको छोड़ दिया जाता था बीच लहरों के अंदर जो है। और दिल्ली सरकार के पास, जो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनकी सुरक्षा के लिए भी जो कॉलें आती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कॉल जो है अटेम्प्ट की गई कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर भी आपको इंसानियत बचानी चाहिए। मगर ये जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, ये जो हमारे देश में आ रहे हैं, बिल्कुल ही सिक्योरिटी फेलियर तो इस सरकार का रही है। हम अगर अपने टेन्योर की बात करें, इंटरनेशनल कांग्रेस की टेन्योर की अगर मैं बात करूं, तो इन 10 साल के टेन्योर पे यूपी 1 और यूपी 2 के दौरान 20,000 करने की जरूरत नहीं, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। देश के लिए खतरा है और इन्हें वापस इनके देश भेजा जाना है, ये कवायद शुरू की जानी चाहिए। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, ये सोने की तस्करी कर रहे हैं, मानव तस्करी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। ओपी मिश्रा साहब,
ये तो बहुत चिंता की बात है सिक्योरिटी के लिहाज से, बाकी संसाधनों के दोहन के हिसाब से जी पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये यहां आ कैसे रहे हैं और क्या किसी पार्टी विशेष का ये वोट बैंक के तौर पर तो नहीं एस्टैब्लिश हो जाएंगे, क्या ये भी चिंता है? आपको पहले रोहिंग्या को समझना पड़ेगा, ये रोहिंग्या हैं कौन और रोहिंग्या कहां से आ रहे हैं और किस उद्देश्य से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। 1982 में भी बांग्ला जब म्यांमार ने इनको अपना नागरिक नहीं माना, दे आर स्टेटलेस कम्युनिटी, दे आर स्टेटलेस मुस्लिम कम्युनिटी, इनके पास कोई अपना देश नहीं है। जैसे ये इंडोनेशिया से बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया कोई अपना देश नहीं है, जैसे ये इंडोनेशिया से बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में ये शरणार्थी के रूप में वहां से जब म्यांमार से निकाला गया तो वहां पे प्रदेश पे इसका साय आया है। और हमारी जो संवेदनशील सरकार चल रही है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये इसको किसी भी शर्त पे, किसी भी तथ्य पे इनके घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से इनके घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस तरह से इनकी एक्टिविटी पिछले दिनों सामने आई है, कभी ये सोने की तस्करी करते थे, आज ये मानव तस्करी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह इस हाफिज सफीक ने एक पूरा नेटवर्क, एक नेक्सस खड़ा कर रखा था कि म्यांमार से उन शरणार्थियों को, इन रोहिंग्यों को बांग्लादेश के थ्रू भारत लाता था और किस तरह यहाँ पे भारत की नागरिकता दिला के यहाँ उनको नौकरी के जांच स्तर पर है। मिश्रा साहब, फेलियर ठीक है, ये नेक्सस काम कर रहा था, अगर सिंडिकेट काम कर रहा था तो किस किस स्तर पर फेलियर है? कपिल श्रीवास्तव तो यही कह रहे हैं कि हर स्तर पर फेलियर है। ये कैसे नेक्सस काम कर रहा था, कैसे घुसपैठ हो पा रही थी? आप देखिए, कोई नेक्सस अगर काम कर गया, मैं अब देखिए कुंदन जी, अगर कोई नेक्सस काम किया, उसको पकड़ा गया, दे हैड कैच्ड, आज वो पकड़े गए हैं, आज उस नेक्सस को खत्म किया गया है। ये पिछली सरकारों की तरह नहीं है कि इस नेक्सस को पकड़ा जाए और हम उस पर एक्ट न करें। कब से चला है, पिछली सरकारों में भी रोहिंग्या थी, लेकिन ये उस पर एक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, आपको मैं वक्त देता हूं, लेकिन हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं लौटता हूं, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है। श्रीवास्तव साहब, ओपी मिश्रा साहब तो कह रहे हैं कि इस नेक्सस को हमारी पुलिस ने पकड़ लिया है, ये काफी नहीं है क्या आप लोगों के लिए? होना ना होना नहीं है बात, देश बड़ा होता है, व्यक्ति नहीं बड़ा होता, ना हमारी बातें बड़ी ना उनकी बातें। बात यह है कि गैर विधिक कार्रवाई अगर कोई कर रहा है तो उसको पहले ही तो रोक देना चाहिए ना। नहीं है और इसको भाई पहले सोच तो लीजिए। और ऐसे किसी भी नेक्सस को जो प्रश्न पाया जाएगा, प्रश्न मुझसे किया गया है आदरणीय माननीय मित्र, थोड़ा सा इंतजार कर, ठीक है श्रीवास्तव साहब में है तो कोई बात नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कुंदन भाई कि देखिए ऐसा है कि अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत साहब ने कहा कि अब तक के उनके इतने दिनों के अंदर, इतने सालों के अंदर उन्होंने 15 केसेस ऐसे पकड़े। सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि सिर्फ 15 केस बता रहे हैं 1 अरब 35 करोड़ की जनता के बीच में से निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी नेक्सस जो देश में सबसे अधिक है, से मतलब नहीं है, जो देश में सबसे अधिक है, कपिल भाई, देश में सबसे अधिक है, आपका आएगा, देश में सबसे अधिक केस उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। अरे भाई सुन तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया बात, हम आपके लिए ताली भी बजाते हैं कि आपने 15 केस पकड़ के पूरा एकदम आपने तो अपराधी रोक दिया, रामराज्य स्थापित कर दिया। मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि देखिए आपको 15 केसेस आपने पकड़े, बहुत अच्छी बात है। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये पहले जो है सोने की तस्करी करते थे, अब मानव अंगों की भी तस्करी कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो अन्य डिटेल्स थे वो भी आपको लेके आना चाहिए था कि कब ये गोल्ड की तस्करी कर रहे थे तो आप शाबाशी दे रहे थे कि करो, और जब ये मानव अंगों की तस्करियों पे आ गए हैं तो आपको ये बड़ी चीजें दिखाई दे रही है। ये तो सारा नहीं है, ठीक, मानव तस्करी ही सही, मैं चीज समझ गया, मानव तस्करी ही सही। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, तस्करी कर रहे थे ना, तो अगर वो क्राइम कर रहे थे तो आप क्यों छोड़े हुए थे? और दूसरी चीज है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वो चेन एस्टेब्लिश कीजिए ना कि किस बॉर्डर से आया, आपके प्रशासन और शासन के कौन कौन से लोग मिले हुए थे, बॉर्डर पर कौन सी फोर्सेज मिली हुई थी, आखिर ऐसे ही तो चले नहीं आए होंगे उत्तर प्रदेश तक। इतना बड़ा बॉर्डर क्लियर क्रॉस किया है तो लॉ एंड ऑर्डर का पेट्रोल मानिए, सरकार के हम पकड़ने वाले लोग हैं और हम पकड़ रहे हैं।
तकलीफ आपको इसलिए है। ठीक है सैफ खान साहब जल्दी से मुझे ये बता दें। ओपी मिश्रा साहब, श्रीवास्तव, थोड़ा सा सैफ खान को वक्त दे दीजिए। सैफ खान साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं, हम सवाल चला रहे हैं कि इस नेक्सस के पीछे कौन लोग मेहरबान हैं, किन लोगों की मेहरबानी की वजह से ये नेक्सस चल रहा है, क्या कुछ अंदाजा है आप लोगों को? देखिए, नेक्सस की जानकारी निकालनी ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज जो सरकार है वो नेक्सस कितनी इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस ने अपना काम किया है, या हम ये कितनी डिटेल्स जुटा पाए हैं कि कौन कौन सा नेक्सस हमारे देश में जो है वो पल रहा है, वैसे ही दूसरे देशों ने भी किया। देखिए, दिक्कत है अभी रोहिंग्यास की जो है, जिन्हें कोई भी देश जो है अपने यहाँ नेशनल या इमिग्रेंट जो है वो बोलता है या रेफ्यूजी के ऊपर जो है उनको लाके रखना चाहता है। आज इसकी चर्चा भी यूएन में इस वक्त जो है चल रही है, और यूएन ने म्यांमार के साथ में भी एक एग्रीमेंट जो है इसके लिए साइन किया था कि आप जो है ये सब जितने भी रेफ्यूज जो पकड़े गए, तकरीबन 7 लाख म्यांमार में तकरीबन जो है 7 लाख रेफ्यूज या रोहिंग्या जो है उनको पकड़ के जो है डिपोर्टेशन का हो रहा था, तब आपका यूएन में एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे। हमारे देश में भी जब एक्सटर्नल अफेयर फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर सलमान खुर्शीद साहब गए थे। खान साहब, मैं रोक रहा हूं, एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लेट से जुड़ पाए, मैं उनसे एक सवाल ले लूं। एमसी द्विवेदी सर, यहां पर पकड़ा तो जा रहे रोहिंग्याओं को, लेकिन रोहिंग्या कैसे आ रहे हैं, कैसे नेक्सस काम कर रहा है, किनकी जिम्मेदारी, जल्दी से बता दीजिए सर। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा बॉर्डर है, तो तरह तरह से आ जाते हैं। बहुत से यहाँ पर उनके सपोर्टर्स भी हैं। ओपनली इलेक्शन के दौरान ओपनली लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं कि रोहिंग्या को भारत बिल्कुल वापस सब नहीं करने देंगे रोहिंग्या को, तो उन सपोर्टर्स की वजह से मुख्यतः आ जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं उनके थ्रू भी आ जाते हैं, बहुत से लोग बेईमानी पैसा दे के आ जाते हैं। एमसी द्विवेदी साहब, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पा रही है, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। ओपी मिश्रा साहब, क्या कोई 2022 को लेकर के भी तो साजिश नहीं है, कोई प्लानिंग तो नहीं चली, कोई साजिश तो नहीं चली चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी, रोहिंग्याओं को लाने बसाने और इन सब के पीछे कोई साजिश भी तो नहीं आप लोगों को लग रही है? हमने जिस तरह किसी भी इस परिस्थिति से इनकार नहीं कर सकता। हमने जिस तरह असम में देखा, जिस तरह बंगाल में देखा, जिस तरह बंगाली मुसलमानों को वहां पे वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी राजनीति की जाएगी। सरकार सजग है, चौकस है और अपनी कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से ये पकड़े जा रहे हैं, कागज बनवा रहे हैं, इस तरह के वारदातों में लिप्त होते हुए, और जब भी जो यूएनएचसीआर है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी है, उनके द्वारा जो शरणार्थी प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके अलग ये जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। कपिश जी जल्दी से मुझे 20 सेकंड में बता सकते हो तो बता दीजिए। ठीक है ओपी मिश्रा साहब, मैं रोक रहा हूँ, आपने अपनी बात कर दी। कपिश जी मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर भारत में उत्तर प्रदेश में अगर इन रोहिंग्याओं के वैलिड आईडी कार्ड बन रहे, चाहे वो आधार कार्ड हो या कोई कार्ड हो, राशन कार्ड हो, तो इसके पीछे के नेक्सस को भी खंगाले जाने की जरूरत है क्या? अरे इसके पीछे का सीधा नेक्सस है और खोज ही नहीं पाएंगे ये, इसलिए कि इसमें शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार नेताओं का हाथ है, जो ये करवा रहे हैं पैसे के लिए। भाई ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही करवा रहे हैं, इसीलिए तो सरकार पकड़ नहीं पा रही है। केवल 15 पकड़ रही है और कहेगी कि वोट फलाने ले जाएंगे, ढेरमा के ले जाएंगे, 32 पार्टियों का गिना देंगे। पकड़े जा रहे हैं, देखिए जो आप लोग ये लोग ठीक है, मेरे पास इतना वक्त था। कपिल श्रीवास्तव जी, सैफ खान और ओपी मिश्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। रोहिंग्या सुरक्षा को लेकर के खतरा जरूर है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन किस तौर पर ये आ रहे हैं, किस तरीके से वैलिड कार्ड्स बना रहे हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना चाहिए। और कैसे ये भारत में एंट्री कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।